हेलो एवरीवन। आज 31 मार्च के न्यूज़ टुडे में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और हर दिन की तरह हम लोग आज भी सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखते हैं। इसमें 4 न्यूज़ आर्टिकल है। सबसे पहला आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कंपनी मामलों से संबंधित है। दिवाला एवं शोधन क्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 अभी ये संसद में पारित किया गया है। मतलब इसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल भी बोला जाता है, जो कि पुराने बिल को रिप्लेस करेगा। कुछ चीजें संशोधन करना चाहती है सरकार। जो कुल मिलाकर ये व्यवस्था जो बनाई गई है दिवाला और शोधन अक्षमता को लेकर, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को लेकर, इस स्थिति में और इसको इस पूरी व्यवस्था को और तीव्र करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास कर रही है सरकार। बेसिकली इसका मूल उद्देश्य यही है। तो ये एक तरह से कंपनी मामला मैंने बोल दिया। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 तो हो ही गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आप इसे जो है देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जोड़कर हम लोग देख सकते हैं। मतलब गवर्नेंस का मामला भी है कुछ, जिसके लिए सरकार जो है बाजार से संबंधित इस तरह की जो पक्षकार हैं उनके लिए जो है नीति निर्माण का कार्य करती है। तो इसलिए मेंस परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम लोग देखेंगे ये कानून आया तो पहले ही काफी लंबा समय हो गया, लेकिन इसकी जो उपलब्धियां सोचकर बात की गई थी उसमें संतोषजनक प्रगति नहीं देखी गई है। तो कुल मिलाकर जो बेसिक मुद्दा है, जो पृष्ठभूमि है, यही है। यही जानने का हम लोग प्रयास करेंगे इससे जुड़े हुए विभिन्न आयामों पर। एक काफी स्टैटिक पोर्शन जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है, वामपंथी उग्रवाद से भारत मुक्त हो गया। ये बात कहाँ की गई है? दरअसल ये घोषणा की गई है संसद के पटल से, गृह मंत्री के द्वारा 2026 में। इसके बहुत सारे उन्होंने कारण दिए हैं, उनके डेटा दिया गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई की गई और इस प्रकार के रुझान हैं और ग्राउंड पे स्थिति ऐसी है, तो जिस कारण से जो है ना इतने व्यापक स्तर पे जो इसका प्रसार हो गया था आज से 10-15 साल पहले, और हिंसा, बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही थी और साल में ऐसी 2-3 गंभीर घटनाएं जो है ना सामने आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो सरकार की कार्रवाई है, तीव्र कार्रवाई और व्यापक कार्रवाई, जो कि बहुस्तरीय आयाम को लेकर काम करता है, उसके द्वारा ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सफलता प्राप्त किया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके साथ-साथ उसके बाद हम लोग, तो पेपर 3 तो है ही और पेपर 2 भी हो गया, ये जनरल स्टडी पेपर 2 और पेपर 3, ठीक। उसके बाद एआई के उदय के प्रभाव पर रिपोर्ट एक आई है स्टैंडिंग कमिटी की, और इसमें बेसिकली यही है, एआई का उदय तो हो रहा है, भारत में इसकी काफ़ी संभावनाएँ हैं। एआई से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न पक्षकार हैं, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके उस दृष्टि से भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, पूरे विश्व स्तर पे। लेकिन उसके प्रभाव भी दिख रहे हैं, मतलब दुष्प्रभाव भी दिख रहे हैं। उसका उसका प्रयोग करके एआई का प्रयोग से काफ़ी जो है ना साइबर वर्ल्ड में जो है ना, काफ़ी जो इस प्रकार की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो रही है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड और डीप फेक जैसी जो आपने घटनाएँ सुनी हैं। तो इसके संदर्भ में भी क्या हमारी तैयारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, तो ये न्यूज़ आर्टिकल यही कवर करेगा। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 तो हो ही गया, क्योंकि प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी के विकास और उसके प्रभाव से संबंधित है। 3 में मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ-साथ 3 में ही इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा से, तो मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ-साथ प्रीलिम्स में डायरेक्टली जो डेटा मैं गिनाऊँगा यहाँ पे, जो रेखांकित किया जाए, हाइलाइट किया जाएगा, वो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अगेन पर्यावरणीय गवर्नेंस से संबंधित, मतलब जीएस पेपर 2 डायरेक्ट, और जीएस पेपर, क्योंकि पर्यावरण आया तो जीएस पेपर 3, क्योंकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहीं न कहीं जो है ना आपके पर्यावरण की संरक्षण और उसकी रक्षा से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, एक विषय है, जिस पे कि सरकारों को और सरकारों के साथ-साथ गैर सरकारी स्तर पे जो जनता में के साथ-साथ जो है विभिन्न जो ग्रुप हैं,
जैसे सिविल सोसाइटी, एनजीओ सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, अगर अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत बनाना है। तो इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को, जो अपशिष्ट का संग्रहण है, उसका निस्तारण है, संसाधन, उसके प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, जिसको नियंत्रित करने के लिए एक रूल बनाया गया है, मतलब एक कानूनी ढांचा है देश में, वो यही रूल है और इसमें कुछ समय-समय पे बदलाव किए जाते हैं। मतलब इस व्यवस्था को और मजबूत और तीव्र बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए। तो ये जीएस पेपर 2 और 3 से इसको जोड़ के देख सकते हैं। चलिए इसके साथ-साथ और यहीं पे हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेंगे और क्वेश्चंस हमारी रिवीजन में सहायता करेगा। ठीक है? और संक्षिप्त सुर्खियाँ क्या है इसमें से इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसमें कुछ शॉर्ट न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना और अल्ट्रा ल्यूमिनस एक्स-रे यूएलएक्स जो है, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी और अंत में जो है सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज़ आर्टिकल से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ आर्टिकल हमारा लोकसभा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक पारित हुआ। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, पहले हम लोगों ने ये जानकारी ली है, लेकिन मैं बैकग्राउंड इसके डिटेल में जाने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड को समझाना आवश्यक समझता हूँ और थोड़ा आप लोग ध्यान में रख लेंगे। बेसिकली ये कंपनी मामला, मतलब कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां परिस्थितियां जन्म ले जिसमें कि उसका काम करना जो है ना, उसका कार्य करना जो है ना मुश्किल हो जाए और उसको लाभ की बजाय हानि अधिक हो। तो जिस कारण से क्या होगा, उसके द्वारा जो लिया गया ऋण है वो चुकाने में वो सक्षम नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, खास करके जो कंपनियां ऋण लेती है बैंक, बड़े-बड़े बैंकों से या बड़े-बड़े जो इस तरह के जो अ, ऋण देने वाली संस्थाएँ हैं, गैर बैंकिंग संस्थाएँ भी, मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ। अगर वो ऋण देने में जो है ना, अगर उनका बिज़नेस व्यापार सही नहीं चल रहा होता, उन्हें लाभ नहीं हो रहा है, घाटे पे घाटा हो रहा है, तो उनके द्वारा कर्ज़ जो है ना चुकाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और एक सीमा के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके एसेट को बेचने के लिए, मतलब जो उनके पास जो परिसंपत्तियाँ हैं, अस्तियाँ जो भी हैं, सबको बेचकर उसकी नीलामी की प्रथा है। ये हमने पहले भी सुना है, कर्ज़ लेने वाला जो है ना कर्ज़दार से इस प्रकार से वसूल करता है। तो ये कुल मिलाकर क्या इस प्रकार की कुछ एक व्यवस्था है, समझने के दृष्टिकोण से लोग समझेंगे। लेकिन इसमें 2 चीज़ें, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, मतलब ऐसी स्थिति की पहचान के लिए कानूनी प्रक्रिया बनाया गया है। कोई ऐसा नहीं कि ये अस्पष्ट हो या अपारदर्शी हो, कोई भी कभी भी इंसॉल्वेंसी के लिए जो है फाइल कर सकता है कोई भी कंपनी। मतलब इसके लिए बाकायदा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया गया। तो ये पूरी व्यवस्था जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी है कि आप कब से कानूनी तौर पे किस परिस्थिति में जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मतलब कोई कंपनी है जिसने ऋण लिया है और ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है, घाटे में जा रही है, वो डिफ़ॉल्ट कर रही है, लाइक डिफ़ॉल्टर श्रेणी में चले गए, तो बैंक तो अपना कर्ज जो है वसूलेगा, इंटरेस्ट उसे चाहिए क्योंकि उसका मूल धंधा है, बिज़नेस है। तो ये कुल मिलाकर व्यवस्था है। लेकिन इसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून लाया गया और कानून लाया गया, इसमें आप देखें कि 2 पक्ष हैं। एक क्या है कि सरकार है, दूसरा जो बाजार तंत्र है, मतलब जो बिज़नेसेस हैं, उनके लिए भी आसान है क्विट करना, मतलब निकलना, कि एक समय तक घाटे के बावजूद चलाने की जो अम, अगर कंपल्सन हो, अगर कोई ऐसा कोई कानूनी रास्ता ही ना हो, तो उस स्थिति में क्या चीज़ें और खराब होंगी और उन पे कर्ज बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि घाटे में बिज़नेस चलाने के बदले आप बिज़नेस से क्विट कर जाएँ और आप अपनी जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ें हैं, उसको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आप जो है उसके अंतर्गत कर्ज़दार के भी, मतलब जो कर्ज़दार संस्था है, उसकी भी ऋण को चुकाने का प्रयास किया जाए और जो जो भी आपके लेन-देन हैं, जो भी आप पे देनदारियाँ हैं, उसे भी जो है ना कानूनी तरीके से प्रबंधन करते हुए जो है खत्म करने का प्रयास किया जाए। तो ये क्या है, ये कहीं न कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी ध्यान में रख किया गया है ये व्यवस्था। लेकिन देखने में ये आया कि जब कंपनियाँ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती हैं, तो होता ये है कि एक संस्था को अपॉइंट किया जाएगा, जो ये तय करेगा इस पे कितना कर्ज है, क्या कर्ज कैसे-कैसे इसको बाँटा जा सकता है, कर्ज को क्या
लौटाया जा सकता है, इस कंपनी की स्थिति ये है, ये सारी चीजें, या फिर उसके बाद जो सारे एसेट्स जो है मिलाकर कर्ज पूरे किए जा सकते हैं, एसेट्स को कैसे फिर बेचा जाएगा दूसरे खरीदार को जिससे कि उसकी वसूली हो कर्ज की, ये सब के लिए एक संस्था बनती है टेम्पररी रूप से और बनाई जाती है, और बनाने के बाद जो है ना ये प्रक्रिया चलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहीं न कहीं टाइम टेकिंग हो रही थी, जबकि इस कानून में ऐसा नहीं था। तो इन्हीं सब कमियों को, और क्या है कि जो अस्तियाँ थी, जो जो प्रॉपर्टी जो है ली जाती थी कंपनियों की, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंतर्गत जो है इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती थी, वो कंपनियाँ बिकती ही नहीं थी। मतलब वो एसेट बिकते ही नहीं थे। तो जब तक वो एसेट बिकेंगे नहीं, तब तक उस संस्था का जो है लोन जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया का कहीं न कहीं उद्देश्य जो है बाधित हो रहा था। तो इसलिए इस प्रक्रिया को और मजबूत और पारदर्शी और एफिशिएंट बनाने के लिए सरकार जो है कुछ बदलाव लेके आ रही है और समय-समय पे इसको देखती रहती है। तो यही है कि लोकसभा में इस स संशोधन विधेयक को पारित किया गया। इसको सबसे पहले तो नाम ही याद करें 2025। और क्या, ये सबसे पहले ये चयन समिति के पास गया था, उस पे विचार किया गया, उसके बाद संसद में पेश किया गया है। और मैंने बोला मूल कानून क्या था, कब लाया गया था? दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन किया गया था, इससे पहले इस विधेयक के द्वारा, ठीक है? मतलब इसके पहले यही था, इसे ही संशोधित करके ये 2025, ठीक है? उसके बाद इसका उद्देश्य क्या थे जो हमने डिस्कस किया, उद्देश्य यही है, दिवाला समाधान प्रक्रिया में देरी को कम करना, ठीक? सभी हितधारकों के लिए, सभी हितधारकों मतलब एक कर्ज देने वाला और एक कर्ज लेने वाला, ठीक? और क्या? तीसरा, कर्ज लेने वाला। तीसरा एक पक्ष ये भी तो होगा जिसे इसकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी, ये भी तो होगा, मतलब डिफरेंट पक्षकार हो सकते हैं। विभिन्न सभी धारकों के लिए अधिकतम संपत्ति वापसी, मतलब रिकवरी अधिकतम हो, उसे घाटा ना सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कहीं न कहीं चेन रिएक्शन की तरह होगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक होगा। और क्या होगा कि हो सकता है किसी क्षेत्रक में ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अगर इस तरह की स्थिति में चली गईं, किसी भी असामान्य परिस्थिति के कारण, और अगर इस तरह की क्विट करने का मौका नहीं दिया गया, अवसर नहीं दिया गया, तो पूरा का पूरा सेक्टर का ग्रोथ ही नीचे गिर जाएगा। तो इसे व्यापक स्तर पे इसे देख सकते हैं इसे, ठीक है? दिवाला समाधान के लिए वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणाली, मतलब जो वर्ल्ड का जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको हम लोग को लागू करना है मतलब, ठीक है? क्योंकि हमारे देश में भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग अपने आप को एक प्लेयर समझते हैं, महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में, तो हमारे यहाँ सारे नियम कानून को हम लोग को इंटरनेशनल लेवल के अनुरूप बनाना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो यही है। तो मुख्य प्रावधान क्या है? सबसे पहले इसके संदर्भ में हम लोगों ने न्यूज़ टुडे में पहले भी चर्चा किया, ये अधिकतर पॉइंट वही हैं पहले, अगर आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, तो ये सारे पॉइंट आए हुए हैं। नई ऋणदाता प्रेरित दिवाला समाधान प्रक्रिया, तो मैंने समझाया ऋणदाता प्रेरित, मतलब जो ऋण जिसने दिया, जिसे रिकवरी करना है, उसी के द्वारा पहल की जाए कि भाई अब आपके द्वारा ये स्थिति नहीं बच रही है, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप ये कर्ज जो है ना लौटाने की स्थिति में है या आपकी कंपनी, अब आप इस तरह की स्थिति में जा सकते हैं और आउट ऑफ कोर्ट, मतलब कानूनी दांवपेच में फंसे हुए कानूनी लड़ाई के बदले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेज तो यही हुआ कि आपके पास अगर 100 रुपए की देनदारी है तो कहीं बीच में बैठ के आप इसे कहीं पे 40 या 50 आपकी स्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस पे सेटल किया जा सकता है, एक सामान्य सेटलमेंट की जैसे हम लोग समझे। तो यही बोला गया कि आउट ऑफ कोर्ट, इसमें कानूनी पक्ष में। तो इससे क्या होगा कि इसमें पहले की कम उपयोग की जाने वाली फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की जगह आउट ऑफ कोर्ट प्रक्रिया प्रभावी मॉडल का प्रावधान किया गया है, जिससे कि ये प्रक्रिया कम समय लगेगा, और ये कानूनी प्रक्रिया से बच जाएंगे चीजें। समूह दिवाला समाधान फ्रेमवर्क, समूह दिवाला मतलब क्या, वही मैंने बताया, हो सकता है कि कोई सेक्टर हो ए, जैसे कपड़ा क्षेत्रक या कोई ऊर्जा क्षेत्रक, उसकी जो है ना XYZ, ये 3 बड़ी-बड़ी कंपनियों की स्थिति है, मतलब पूरे के पूरे सेक्टर में अगर रिसेशन है या किसी भी कारण से उस पे समस्या आ रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप, और सब घाटे में चल रही है और सब अपने बैंक जो है ABC जो भी बैंक है उनका कर्ज देने में, जो लिया गया ऋण था बिजनेस के लिए, चुकाने में असमर्थ हैं। तो वो सब जो है मिलकर जो है एक सामूहिक प्रक्रिया के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। तो यही है इसका मतलब सामूहिक दिवाला समाधान, स्वैच्छिक समूह दिवाला। और ये स्वैच्छिक होता है कि सब मिलके आए एक साथ कि भाई इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति से हम लोग सब गुजर रहे हैं। तो यही है कि इसके तहत जब एक ही कॉर्पोरेट समूह की कई कंपनियां आर्थिक परेशानी में हो और एक ही कॉर्पोरेट समूह में, तो उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि साथ में। तो यहां पे एक पॉइंट और जोड़ लें कि एक ही कॉर्पोरेट समूह की होनी चाहिए। मैंने इसको सामान्य करके इसको बताने का प्रयास किया, लेकिन एक ही कॉर्पोरेट समूह की विभिन्न प्रकार की कंपनियां हो, विभिन्न कंपनियां हो ए बी सी, तो उन्हें सामूहिक रूप से, ठीक। सीमा पार दिवाला समाधान फ्रेमवर्क, जाहिर सी बात है आजकल बिजनेस जो है सीमा पार ये हो गया है, बहुराष्ट्रीय हो गया, और हमारी भी कंपनियां जो है ना विभिन्न राष्ट्रों में काम कर रही है, मतलब सीमा देश के। अगर वो कंपनी इस प्रकार की स्थिति में जाती है, इस प्रकार की स्थिति होती है, तो जो क्रेडिटर होगा अपने क्रेडिट को लेने के लिए, मतलब पैसे की रिकवरी के लिए, उसके लिए आवश्यक होगा कि उसके सारे एसेट्स को वो जांचे और परखे, और क्या उसके मूल्यांकन के लिए जो है ना उसे एक्सेस मिलना चाहिए कि जो उसकी विदेश में भी पड़ी संपत्ति है उस पे भी उसका अधिकार हो, तभी ये प्रक्रिया जो है सही से चल पाएगी। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी हो और यहाँ पे वो इस प्रकार की स्थिति फाइल कर रही हो और यहाँ पे देश के अंदर जो है भारत में उसके नाम पे कोई परिसंपत्ति ना हो, और सारी परिसंपत्तियां जो है देश के बाहर हो, तो इस स्थिति में कुछ चुकाने के लिए होगा ही नहीं, और ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये भी है कि सीमा पार दिवाला समाधान फ्रेमवर्क, इसमें सीमा विदेशों में एक बुनियादी व्यवस्था का प्रावधान, किसी कोई कंपनी भारत में दिवालिया होती है लेकिन उसकी संपत्ति विदेशों में भी है, तो उस पे क्या है, उसको उपयोग वो व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, उस पे पहुंचना और उनका उपयोग करना आसान होगा, ठीक है। क्लीन स्लेट सिद्धांत, क्लीन स्लेट मतलब क्या, जो पहले की स्थिति थी सबको अब हटा दिया जाए, मतलब उसको खत्म कर दिया जाए, पहले की लेनदारी इस तरह देखते हैं हम लोग को। जब किसी कंपनी के लिए समाधान योजना स्वीकृत हो जाती है, मतलब ये जो प्रक्रिया, जो इंसॉल्वेंसी वाली प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गई और क्रेडिटर ने बोल दिया ठीक है इस प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को खत्म कर सकते हैं, तो ये पहले अप्रूव किया जाता है, अप्रूवल मिलता है कि इसी प्रक्रिया के तहत हम लोग जाएंगे आगे। तो ये जब प्रक्रिया अप्रूव हो गई तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस कंपनी के खिलाफ पुराने सभी दावे खत्म हो जाएंगे जब तक कि योजना में अलग से कुछ ना लिखा हो। तो यही ये प्रक्रिया, मतलब उसके बाद जो चीजें हैं एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये मुख्य प्रावधान आप लोग ध्यान में रख लें, मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। अन्य क्या है, एनसीएलटी जो संस्था है उसके लिए भी, मतलब अथॉरिटी यही है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, यहीं पे तो कंपनियां अप्लाई करती हैं, ठीक है, कि हम इस प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। उसके लिए क्या सख्त समय सीमा है कि आप सबसे पहले एनसीएलटी को डिफॉल्ट की पुख्ता प्रमाण मिलने पर, मतलब कि डिफॉल्ट कर रही है ये कंपनी, इसके ये प्रूफ हो गया, तो उसके 14 दिन के भीतर ही कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से जुड़े मामले स्वीकार करने होंगे। एक दूसरा, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण जो है उसको 3 महीने में ही इस प्रक्रिया का निपटारा करना होगा, 3 महीने में, ठीक है। तो दो चीज, 14 दिन और 3 महीने, ठीक। अन्य प्रावधान क्या है, लिक्विडेशन की प्रक्रिया, मतलब जो जितने भी एसेट है उसको क्या, उसको रुपये में, मतलब उसको लिक्विडेट करना, वो प्रक्रिया को 180 दिन में पूरा करने की समय सीमा तय की गई। लेकिन मैक्सिमम क्या है, अभी क्या देखा जा रहा है, बहुत अधिक हो जा रहा है इससे, 2 गुना 3 गुना। इसमें क्या मैक्सिमम लिमिट क्या है, 180 दिन तो लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम आप 90 दिन एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो 90 दिन। और दिवाला समाधान पेशेवरों की स्वतः नियुक्ति नहीं होगी। और यहीं पे जो मैंने बताया ऋणदाताओं की कमेटी, जो बार-बार मैं बोल रहा था कि एक मध्यस्थ संस्था बनाई जाएगी टेम्पररी, तो ये वही संस्था है, कमिटी ऑन क्रेडिटर्स, सीओसी याद रखेंगे, को और अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाया गया है। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं कि इसको ये संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है? जो अधिकतर चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। ये सब कहीं भी आंकड़ा प्रीलिम्स से पूछे ना पूछे, मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। अभी क्या हुआ है, जो समाधान मैं बोल रहा था कि समाधान का समय काफ़ी अधिक हो गया है, वो कितना है? औसत समाधान समय कितना है? 619 दिन, जबकि निर्धारित समय कितना? 330 दिन। आप देख सकते हो, कितना समय लग रहा है। परिसंपत्ति की वापसी, रिकवरी दर बहुत कम है। जो एसेट फ्रीज किया जा रहा है उसकी रिकवरी दर काफी, औसत रिकवरी दर केवल 31.6% है। मतलब एसेट या तो मिलते नहीं है, मिलते भी हैं तो क्या वो बिकते नहीं है। परिसंपत्ति मूल्य कम होना, समाधान में देरी के कारण संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्य घटता है। मतलब आपने कोई बिल्डिंग सीज की, उस कंपनी के नाम पे थी, अब आपने इसे डाल दिया क्या
ये पूरी प्रक्रिया में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया। अब इसे आपने क्या बिडिंग किया आपने, अब इसका ऑक्शन निकाला। लेकिन अगर यही प्रक्रिया 4 साल अगर लंबी खिंच गई, तो 4 साल में इस प्रॉपर्टी की कीमत नीचे जाएगी ना कि अधिक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें दिख रहा है बायर को कि ये बैंक की मजबूरी है कहीं न कहीं इस प्रॉपर्टी को निकालना। और ये जितना लंबा समय जाएगा, वो उतना कम हो जाएगा इसकी कीमत। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्देश्य के संदर्भ में ही है। तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही। ऋणदाता प्रेरित दिवाला समाधान प्रक्रिया सीआईआरपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये? फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का स्थान लेती है। यह एक आउट ऑफ कोर्ट समाधान मॉडल है। ठीक है, इसमें केवल न्यायालय के माध्यम से, न्यायालय तो हटा दिया गया, से प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, चलिए एनसीएलटी और एनसीएलएटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनसीएलटी को 14 दिन के भीतर मामलों को स्वीकार करना होगा और एनसीएलटी को 3 महीने में अपीलों को निपटारा करना होगा। एनसीएलटी के निर्णय के विरुद्ध अपील को कोई प्रावधान नहीं है प्रावधान। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल से अब नेक्स्ट जो न्यूज आर्टिकल है अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित, पर्यावरण गवर्नेंस से जुड़ा हुआ, कि अपशिष्ट प्रबंधन आज के समय में अपशिष्ट जो ठोस अपशिष्ट है, खास करके जो उसकी उत्पत्ति हो रही है हमारे घरों से, हमारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से और अन्य स्थानों से, और उसकी मात्रा जो है उसको देखते हुए ये आवश्यक जो है, ये इसकी आवश्यकता काफी अधिक है, क्योंकि इसके लिए एक स्पष्ट और मजबूत नीति होनी चाहिए जिसके द्वारा जो है इसका निपटान किया जा सके, वैज्ञानिक रूप से निपटान किया जा सके, जिससे कि ये जो अपशिष्ट क्रिएट हम और आप कर रहे हैं और हमारी औद्योगिक गतिविधियों के कारण हो रहा है, उसका पर्यावरण पे बुरा असर ना पड़े। जैसे मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, वायु प्रबंधन। क्यों? कि अगर इसका सही तरीके से संसाधित नहीं किया गया, प्रोसेसिंग नहीं किया गया, इसका निस्तारण नहीं किया गया, तो ये कहाँ जाएगा? पर्यावरण में ऐसे ही बिखरा मिलेगा, मतलब मिट्टी पे बिखरा मिलेगा, या फिर लैंडफिल, जो गड्ढे में जो कचरे का पहाड़ हम लोगों ने सुना है। अधिकतर बड़े शहरों में ये एक कचरे का पहाड़ होता है, या शहर के बाहर ऐसी डंप यार्ड ऐसी होती है। तो वो उसके आस-पास आप जब भी गुजरे होंगे तो आपने एक स्मेल महसूस किया होगा। तो कहीं न कहीं उससे निकलने वाली गैस है, जो गंदी गैस है, जो सड़ने गलने के कारण हो रहा है। दूसरा क्या हुआ, वही सीपेज, वर्षा जल जब उसमें जाती है, वही सीपेज बन के वो घुल के वो कचरे में वो मृदा में भी जा रहा है, जो आस-पास के वाटर बॉडीज को भी प्रदूषित कर रहा है। तो इसके व्यापक प्रभाव हैं, हो सकते हैं, और समय-समय पे इसमें आग भी लग जाती है, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए और इसकी मात्रा को देखते हुए, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, उनका कंजम्पशन बढ़ रहा है, देखते हुए हमारे यहाँ व्यवस्था है अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लाया गया है और उसमें समय-समय में बदलाव किया जाता है। इसी कड़ी में, श्रृंखला में अभी भी एक बदलाव किया गया और 1 अप्रैल से कुछ चीज़ें बदलनी हैं। उसके बारे में यही संदर्भ है हमारा। तो हम लोगों ने इसमें यही बात की कि नियम 2026 इसका नाम होगा। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ये सबसे पहले ध्यान में रख लेंगे। तो मैंने क्या बोला? पर्यावरण के संरक्षण के लिए, विकास के लिए। तो अम्ब्रेला लॉ क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, ये जो कानून है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, ये जो है इसी के अंतर्गत है। हुँ? मंत्रालय कौन होगा? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है? और जो पहले कौन चल रहा था? ठोस अपशिष्ट नियम, प्रबंधन नियम 2016, मतलब 10 साल हो गए अब इस नियम को, तो इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और उद्देश्य जो भी है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, कि कैसे उससे इफेक्टिवली सारे अपशिष्ट को इधर-उधर ना फेंकते हुए उसको संग्रहण करने की व्यवस्था हो। उसके बाद क्या? उसका सेग्रीगेशन, मतलब अलग-अलग करना। हुँ? सेग्री हुँ? उसके बाद क्या? उनका निपटान। ये 3 व्यवस्था है। तो ये सारी जो व्यवस्था है, इन सबको पुष्ट करना है, इन सबको मजबूती प्रदान करना है। यही मूल उद्देश्य है, ये मेंस परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे।
क्या है, अनिवार्य 4 स्तरीय पृथक्करण। और ये सब जो पॉइंट्स है ना, इसको डायरेक्ट यूपीएससी पूछ सकती है पर्यावरण विषय के अंतर्गत प्रीलिम्स में। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ये। पर्यावरण में चूंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनिवार्य 4 स्तरीय पृथक्करण मतलब क्या? वही सेग्रीगेशन जो मैंने बोला था, ठोस अपशिष्ट को इनके उत्पादन स्रोत पर ही अनिवार्य रूप से 4 श्रेणियों में अलग अलग कर लिया जाएगा। आपने देखा होगा हरे कलर का डब्बा, येलो कलर का डब्बा, ब्लू कलर का डब्बा, ये देखा है हम लोगों ने। वो इसी कारण से है कि अलग अलग नेचर की जो अपशिष्ट हैं उनको अलग अलग तरीके से निस्तारित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए इसे संग्रहण के स्तर पे ही इसे अलग अलग किया जाना आवश्यक है। मतलब जहां पे रखा जा रहा है, सबसे पहले तो रखा जा रहा है जहां पे, वहीं पे अलग अलग डब्बों में रखा जाए। तो जो उठाने वाला, जो संग्रहण करता है, जो यहाँ से हमारे आपके घरों से या हमारे डिफरेंट जगहों से कूड़ा उठा रहे हैं, उन्हें ही इस प्रकार से मिले अलग अलग, तो उन्हें कचरा अलग अलग ना करना पड़े। जबकि अभी तो पुरानी व्यवस्था तो यही चली आ रही है, परंपरागत व्यवस्था। तो इसमें क्या है, श्रेणी क्या होगी? गीला अपशिष्ट, रसोई, इसमें कौन कौन सा आएगा? जो किचन से निकलने वाला है, ऑर्गेनिक मतलब जैविक चीज। सूखा अपशिष्ट में कौन? प्लास्टिक, कागज, धातु, ये सब। सैनिटरी अपशिष्ट मतलब डायपर, टैम्पॉन, ये सब। उसका विशेष निगरानी वाला अपशिष्ट पेंट, दवाइयां, बल्ब। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि 4 श्रेणियों में कौन शामिल किया गया है, अभी वर्तमान में जो 2026 का नियम आया है, ये ध्यान रखें। उसके बाद क्या? थोक अपशिष्ट, अपशिष्ट उत्पादकों एक चिन्हित किया गया है। बल्क वेस्ट जो है जनरेटर्स, बल्क वेस्ट जनरेटर मतलब क्या? कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसी संस्था जो बल्क में डेली बेसिस पे कर रही है। तो इसका मतलब क्या? उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। संग्रहकर्ता के लिए, निस्तारणकर्ता के लिए या तो वहीं पे व्यवस्था कर दी जाए, या फिर उसको वहां से संग्रह करके उसको व्यवस्था की जाए ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब जहां पे डंप यार्ड में, जहां पे उसको निस्तारण किया जाए। तो दोनों व्यवस्था करनी है हमारे, हमें पहले ध्यान देना आवश्यक है कि ये बल्क वेस्ट जनरेटर है एक। दूसरा क्या है, उस संग्रहकर्ता को कहाँ निस्तारित किया जाएगा ये भी तय करना आवश्यक है। उसके बाद हम लोग इन दोनों ऑप्शन पे जाएंगे कि ऑन साइट किया जाए या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाए। तो यही बात इसमें लिखी गई है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? बल्क वेस्ट अपशिष्ट के लिए बल्क वेस्ट वेस्ट जनरेटर्स कैसे पहचान करेंगे? तो पहचान करने के लिए, जैसे जिनका फ्लोर एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, हाँ स्क्वायर मीटर है, सॉरी, तो इसका मतलब हो सकता है कोई फैक्ट्री वगैरह हो सकती है। जल खपत जिसका 40,000 लीटर है डेली का, या प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा जो है ना अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। तो सभी मायनों में देख सकते हो आप, जो अपशिष्ट की मात्रा है वो अधिक होगी। अब इसके साथ साथ एक नियम आ गया एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि ये आपकी ही जो है ना जिम्मेदारी है कि आपने क्या इस व्यवस्था में अपनी भागीदारी की है या नहीं की है। तो इसलिए क्या उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बना दी कि आपको ये सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रदूषक द्वारा भुगतान, ये हमने पहले भी देखा है। प्रदूषक पर्यावरणीय गवर्नेंस में को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है कि जो प्रदूषण फैलाएगा और उसी के द्वारा जो है ना भुगतान किया जाना चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री है, उससे गंदा पानी निकल रहा है और पास की नदी में गिर रहा है, तो ये उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये जो है ना, जिस पे जो लगने वाला जो कॉस्ट है इस पे, वो बेयर करे। एक हो गया। तो इसी तरह की, इसलिए इसी को बोलते हैं पॉल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल या प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत। और इसका उल्लंघन से जो है ना, इसका केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल, ये सारी व्यवस्था जो मैंने बताया, अपशिष्ट उत्पादन से लेकर निस्तारण तक सबको जो है ना, इसके लिए निगरानी व्यवस्था हो, करने के लिए एक डैशबोर्ड हो ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं। स्थानीय निकायों का क्या कर्तव्य है, क्योंकि म्युनिसिपल यही तो एक महत्वपूर्ण संस्था है स्थानीय स्तर पे, कि जो कि म्युनिसिपल वेस्ट को जो कि हमारे घरों से निकलने वाला और पूरे नगर में निकलने वाला, सिटी में निकलने वाला जो वेस्ट है, उसे जो है ना निस्तारित करने का काम करती है। तो ये क्या है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ये बनाए। तो इन पे ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इनके पास कितनी फैसिलिटी है कि ऐसे अपशिष्टों को संग्रह करने का, अलग अलग करने का, और उसे उसकी प्रकृति के अनुसार उसका निपटान करने की। तो इन पे भी जो है ना, इनका कर्तव्य होगा कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जैसे
ठोस अपशिष्ट का संग्रह अधिक से अधिक करें, पृथक्करण अधिक करें और परिवहन करने के लिए गाड़ियां होनी चाहिए, अधिक से अधिक गाड़ियां होनी चाहिए, जो कि शहर के कोने-कोने से जाके संग्रह करे, तभी तो जीरो वेस्ट हम लोग बना पाएंगे। तो ये चीजें, अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन। अब क्या कुछ अपशिष्ट क्या है उसका इस तरह से अनुप्रयोग कर सकते हैं कि उससे ईंधन बना सकते हैं, और कुछ सेक्टर के लिए इसको मैंडेटरी बना दें, जैसे सीमेंट उद्योग है। तो इसको ध्यान में रखें, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, मतलब अपशिष्ट से उत्पन्न होने वाला जो ईंधन है उसे रिफ्यूज। अब डायरेक्ट अगर यूपीएससी पूछ दे निम्नलिखित ये टर्म आजकल चर्चा में है, ये शब्दावली, इसका मतलब क्या है? तो अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम लोग आश्चर्य में हो सकते हैं, या हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ साइंटिफिक है या कुछ अलग ही है, कुछ नया कुछ हो गया, जबकि ये एकदम बड़ी बड़ी आसान है। लैंडफिल के उपयोग को सीमित करना, लैंडफिल हमने समझ ही लिया, एक जगह पे ऐसे खुले में छोड़ देना कचरे को, तो उसके उपयोग जिसके कि पर्यावरणीय नुकसान है व्यापक स्तर पे, तो हमने नुकसानों को देखा ही है। पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों पे, अब खास करके जो ऐसे पहाड़ी क्षेत्र मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र और द्वीपों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब क्या है, जो टूरिस्ट इलाके हैं वहां पे क्या टूरिस्ट आते हैं, कचरा फेंक के जाते हैं, अपशिष्ट फेंक के जाते हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा बर्डन उन पे हो गया, जबकि वहां की जनसंख्या तो कम थी, उनके द्वारा अपशिष्ट जो है क्रिएट नहीं किया जाए, तो वहां के म्युनिसिपल अथॉरिटी या जो भी एजेंसी वहां पे काम कर रही है, उनके पास ये शक्तियां दी जाए कि वो इस पे सेस लगा सके। मतलब वो अगर टूरिस्ट जाकर वहां पे कुछ भी खरीद रहा है या कुछ भी पे कर रहा है, तो वहां पे उसको सेस या एक्स्ट्रा कोई शुल्क जो है ना वो चार्ज कर सके इसके लिए, जिससे क्या उनके पास एक अतिरिक्त फंड हो इसके निस्तारण के लिए। तो इससे क्या सभी पक्षकारों के लिए आसान होगा। टूरिज्म जो स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो साफ मिलेगा उन्हें। इससे जो अगर टैक्स देना होगा तो इससे एक मैसेजिंग भी होगी, हतोत्साहित होंगे कि अधिक कम से कम कचरा फैलाएं। मतलब ये मैसेजिंग एक जागरूकता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और जो एजेंसी जो काम कर रही है संस्थाएं, उनके लिए भी अतिरिक्त फंड की व्यवस्था होगी। अब भारत में देख लेते हैं क्या स्थिति है, क्यों इतना चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात, अब ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आंकड़ा है 2023-24 का। भारत में कितना हुआ, 1.85 लाख टन दैनिक, है ना, ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। और इसमें से सबसे गंभीर बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग यूज कर सकते हो, कि इसमें से 61% का ही प्रसंस्करण उपचार हो पाता है। मतलब 39% जो है ऐसे ही पर्यावरण में फेंका हुआ है, लैंडफिल में, शेष लैंडफिल में फेंका हुआ। तो मतलब क्या, इससे गैस, मीथेन, ये सब निकल के पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, मृदा को, जल को, हवा को। चुनौतियां क्या है, अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत पे उचित तरीके से, वही समस्या संग्रहण और पृथक्करण का मुद्दा है, अभाव है, निस्तारण हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता है, ई अपशिष्ट का अनियंत्रित तरीके से बढ़ना है। हम लोग पूरी दुनिया में ई अपशिष्ट को बढ़ाने में, उत्पादन करने में सबसे ऊपर के देशों में है। स्थानीय निकायों के पास वित्तीय संसाधन कम है, जाहिर सी बात है। समस्याएं क्या है, मीथेन गैस लैंडफिल से निकलता है, और ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, इसकी पोटेंशियल जो है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो काफी अधिक होती है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो पूरा मीथेन निकल रहा है उसमें एक बड़ी मात्रा है ये जो लैंडफिल से निकलने वाला मीथेन है। और समझ लें आप कि लैंडफिल कितना बढ़ गया है हमारे शहरों में या हमारे गांव में भी। तो ये बड़ा, और उसके कारण आग लगने और विस्फोट की घटना होती है। लीजिए, लैंडफिल में विषाक्त तरल पदार्थ, वही वर्षा का जल नीचे जाएगा, ये इस लैंडफिल में वर्षा का जल इसमें रिसेगा और इसमें अभिक्रिया होगी, और ये फिर रिस के नीचे जाएगा, ये सीपेज होगी। तो इससे क्या होगा, ये मृदा जो है ना प्रदूषित होगी। और ये वाटर टेबल में भी जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। अपशिष्ट को खुले में जलाने के सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ पीएम, पार्टिकुलेट मैटर, तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे कण जो है ना, क्योंकि अपशिष्ट में सब कुछ है ना, ई वेस्ट भी आप देख रहे हो, मतलब मेटल्स भी हैं, प्लास्टिक भी है, हार्ड प्लास्टिक भी है, सबको जला रहे हो आप, तो जहरीली गैस तो निकलेगी निकलेगी, बहुत सारे पार्टिकल्स भी निकलेंगे, सूक्ष्म कण जो कि हवा में मिलेंगे। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। इसलिए ये समस्या गंभीर पर्यावरणीय समस्या है और मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है डायरेक्टली। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायरेक्ट इसके बारे में पूछ लिया जाएगा क्योंकि अभी बदला हुआ है। और नियम प्रभावी कब होगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलिए, बल्क वेस्ट जनरेटर, इस तरह के जो नए टर्मिनोलॉजी आए ना ऐसे स्टैटिक पोर्शन से,
उसे जरूर ध्यान में रखेंगे। यूपीएससी सिर्फ पूछ लेगी बल्क वेस्ट जनरेटर से संबंधित या संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या ये क्या है, ऐसे। तो अगर आप नहीं जानते हो तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बीडब्ल्यूजी को हर स्थिति में ऑन साइट कचरा, हर स्थिति में दोनों ऑप्शन बताया ना कि ऑन साइट भी अगर ऑप्शन है तो ऑन साइट कर लो, और नहीं तो फिर क्या, परिवहन करके आप उस डंप यार्ड पे ले जाएं जहां पे करना है। ठीक है। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, फिर से एक नया टर्मिनोलॉजी जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है। अगर आपने फॉलो किया है तो ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस साल का सबसे टफेस्ट प्रश्न होगा आपके लिए, सुना ही नहीं होगा। चलिए, तो इसका उपयोग केवल घरेलू ऊर्जा के लिए किया जाता नहीं, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बताया जा रहा है। चलिए, आर्टिकल नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है कि संसद की स्थायी समिति के द्वारा अभी क्या हुआ, एआई के प्रभावों पे एक रिपोर्ट आई है। एआई के प्रभावों पे रिपोर्ट क्या आई है कि इसके जो दुष्प्रभाव है, इसके जो अनुप्रयोग जो है नकारात्मक दिशा में चल रहे हैं। मतलब क्या, साइबर फ्रॉड के लिए, फिनेंशियल फ्रॉड के लिए, उसमें भी फिनेंशियल फ्रॉड बड़ा मामला है। और उसके बाद भी जो डीप फेक जैसी स्थिति है, डीप फेक मतलब क्या, किसी के शोषण के लिए, ऑनलाइन शोषण का मामला है। इसमें सबसे ज्यादा जो निरीह और कमजोर स्थिति में, संवेदनशील स्थिति में है हमारे समाज में, बच्चे और महिलाएं, जिनका यौन शोषण और इस प्रकार के मामले काफी लंबी फेरिस्त है, जो कि कहीं ना कहीं एआई के दुष्प्रयोग, एआई जैसे टेक्नोलॉजी के दुष्प्रयोग का मामला सामने आया। तो ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, उसे ये समझने की तो आवश्यकता है ही, मतलब ये रिपोर्ट यही कहती है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य इसी दिशा में है कि हम एआई के प्रयोग को तो समझें ही समझें और उसके प्रयोग का लाभ भी लें, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें, क्योंकि पूरी दुनिया इस राह पे है। तो भारत भी इससे पीछे ना हटे और विभिन्न क्षेत्र में इसका अप्लाई किया जा सके, और है भी। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पुलिसिंग के क्षेत्र में इसके काफी लाभ है। लेकिन इसके दुष्प्रयोग पे भी जो है ना, इस पे लगाम लगाई जानी चाहिए। इसलिए इसके प्रभावों को आकलन करने की आवश्यकता है। और इसमें जो रिपोर्ट भी है ना, ये रिपोर्ट जो है ना, इसमें बताई जाए कि स्मार्ट पुलिसिंग में कैसे एआई का यूज कर सकते हैं एक टूल के रूप में, जिससे कि साइबर फ्रॉड जैसी समस्या, डीप फेक जैसी समस्या से जो है निपटा जा सके, और या इसमें संलग्न जो अपराधी तत्व हैं या जो पूरा का पूरा रैकेट जो कार्टेल काम कर रहा है, उस पर लगाम लगाई जा सके। तो यही है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। यही संसदीय स्थायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के प्रभाव, उदय तो हो रहा है, तो दोनों हाथों में जा रही है, इसका पॉजिटिव भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। तो उसी पे हम लोगों को बात करना है। तो ये किसके द्वारा लगाया गया, याद कर लें, ये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके द्वारा संसद स्थायी समिति ने अपनी 27वीं रिपोर्ट है, ये 25-26 रिसेंट आया। डॉक्टर निशिकांत दुबे जो है ना, जो सांसद हैं, वो इसके चेयरपर्सन थे। अगर आपने न्यूज देखा होगा तो ये है। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एआई क्षेत्र में विश्व में भारत की स्थिति क्या है, सारी अच्छी बातें भारत की के लिए है एआई के संदर्भ में, और यूपीएससी मेंस के लिए ये आपके पास काफी सामग्री हो सकता है। और इसके इसके संदर्भ में कुछ आंकड़े जो है ना, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में भी कुछ आंकड़े पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या है, ये कुछ जो इंडेक्स हैं उसमें भारत का स्थान काफी ऊंचा है। जैसे भारत टॉर्टवाइज ग्लोबल एआई इंडेक्स, इसमें 10वें स्थान पे है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में चौथे स्थान पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एआई के मूल्यांकन के लिए जो इंडेक्स जारी कर रहे हैं, तो उसमें भारत के स्थान सही है। कौशल विकास का प्रसार भी काफी बड़े पैमाने पे हुआ है। मतलब एआई किसी भी नई टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए आवश्यक है, और खास करके इंडस्ट्री में उसके अनुप्रयोग के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रशिक्षित जो है ना, अधिक से अधिक वर्कफोर्स अवेलेबल हो देश में, तभी वो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ना आगे बढ़ सकती है। जैसे कंप्यूटर का हम लोग मामला ले सकते हैं। कंप्यूटर आया तो हमने तेजी से हमारे यहाँ वर्कफोर्स की भी वृद्धि हुई। तो आज हम लोग दुनिया में अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अन्य इंजीनियर्स को जो है ना सप्लाई करने वाले बन चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं एआई के संदर्भ में भी हमारा प्रदर्शन अभी तक ठीक है कौशल प्रसार में। उसके बाद क्या, कार्यबल का विकास क्या है। एआई का 2027 तक, मतलब आगे भी बढ़ेगा ये भी आंकड़ा इंपॉर्टेंट। 2027 तक प्रौद्योगिकी से जुड़े लगभग 47 लाख नई नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है एक, और 2030 तक कितना, 3.8 करोड़ मौजूदा नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा। तो ये भी चीजें हैं पॉजिटिव, और चिंता भी हो सकता है।
तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपको एआई इनेबल्ड होना पड़ेगा, एआई इनेबल्ड स्किल सीखना होगा, ये चीज इसलिए चिंता के विषय नहीं है। उसके बाद डिजिटल अवसंरचना, भारत में विश्व के सबसे अधिक इंटरनेट उपयोग करता है, ये काफी पॉपुलर डेटा है, मतलब सबसे अधिक है, 900 मिलियन प्लस है, 90 करोड़ लोग, हमारी जनसंख्या कितनी है, 140 150 140 143 करोड़ हैं हम लोग, या उससे थोड़ा सा अधिक, और उसमें जो है 90 करोड़ जो है लोग जो है इंटरनेट यूजर हैं, तो ये बड़ा आंकड़ा है। और साथ ही एआई विषय पे वैज्ञानिक प्रकाशनों तथा आईसीटी सेवा निर्यात में प्रथम स्थान पे हम लोग आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका को दिखा रहा है भारत की। लेकिन चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां भी काफी अधिक हैं। चुनौतियां यही है कि एआई के विस्तार में बाधाएं सबसे पहले क्या है? 3 प्रमुख बाधाएं हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवसंरचना इसके लिए चाहिए, सबसे पहली बात। हुँ, जो बिग डेटा को संभाल सके, एनालाइज कर सके, रख सके, तो इसके लिए क्या? कंप्यूटिंग अवसंरचना का विकास होना चाहिए। स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण डेटा सेट, मतलब डेटा ही इसका आधार है, डेटा सेट तक सीमित पहुंच। हमारे यहाँ क्या? ऐसे डेटा जो है ना, क्लियर डेटा, क्लीन डेटा, और क्या? रियल डेटा, जो जिसपे कि विश्वास किया जा सके। चाहे आर्थिक क्षेत्र के हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के हों, तो डेटा संग्रहण की व्यवस्था भी, और डेटा को कंटेमिनेट ना हो, तो ये सारी व्यवस्था जो है ना, वर्ल्ड विश्व मानकों के अनुरूप करने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है। जमीनी स्तर पे तकनीकी कौशल की कमी, मतलब हाई लेवल में एक तो आवश्यकता पूरी हो रही है, मतलब इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव या उसके ऊपर मैनेजमेंट लेवल पे, लेकिन लो लेवल पे जो है ना, जो एंट्री लेवल है, वहां पे मतलब कॉलेजों में वो स्थिति, उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे हैं अभी, जो कि एआई स्किल से जो है ना इनेबल्ड हो। ये समस्या। क्षेत्रक विशेष की चुनौतियां क्या हैं? जैसे कि कृषि क्षेत्रक में एआई का उपयोग अभी बहुत कम है, जो कि हमारा बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्रक है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बड़ी जनसंख्या जो रोजगार से कृषि से जुड़ी हुई है। तो ये शुरुआत में क्या उच्च लागत लगती है, जैसे ड्रोन खरीदने के लिए, और ड्रोन के संदर्भ में उसे हैंडल करने के लिए डेटा, तो ये सारी चीजें चैलेंजेस हैं, जो कि एक किसान जो है ना, उस पर इन्वेस्ट करना अभी नहीं चाहता है, विभिन्न कारणों से। कृषि की अपनी समस्या है जिस कारण से, तो एआई के लिए क्या शुरुआती लागत है जो कि चैलेंज बन रही है कृषि जैसे क्षेत्र में, जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसमें क्या इंटरनेट की कमी है, गांव में, दूर दराज इलाकों में आज भी है, तो स्पीड कम है, स्थानीय भाषाओं, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो कनेक्टिविटी का समस्या है, कनेक्टिंग, कि आप समान समाज में व्यक्ति से कैसे करोगे, जो कि अलग अलग बोली भाषा, क्योंकि देश है ही हमारा विविधतापूर्ण, संस्कृति के आधार पे, बोली के आधार पे, भाषा के आधार पे, ये इनेबल नहीं हुआ। उसके बाद एआई कैसे कार्य करता है, ये स्पष्ट नहीं होता है। उसके बाद जैसे ब्लैक बॉक्स जैसी समस्या, मतलब वो क्या एक कंप्यूटराइज्ड मैसेज टाइप का, तो जिससे क्या है कि भरोसा जो है ना जीत पाने में अभी, जिससे कि हम और आप यूज कर सकें। शुरुआती दौर में हमने देखा स्मार्टफोन भी यूजर बहुत से लोग इसलिए नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि इसमें कुछ गलतियां हो जाएंगी हमारे, खास करके बुजुर्ग या जो महिलाएं हैं, खास करके गांव में। लेकिन अब ये चीजें जो है ना काफी तेजी से बढ़ रही हैं, तो इसका कारण यही है कि टेक्नोलॉजी काफी फ्रेंडली हुई, उनके अनुरूप हुई, आसान हुई। यही बात यहाँ पे आसान भाषा में कहा, यहाँ पे तकनीकी भाषा में कहा जा रहा है कि ये बनाने की आवश्यकता है। समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? कुछ सिफारिशें क्या है? एआई के व्यापक विषयों को शामिल करने वाला कानून बनाया बनाया जाए, जिससे क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से तैयार जो कंटेंट की जो लेबलिंग की जाए, और उसमें जो जो समस्या है, जो संवेदनशील समस्या, जैसे महिलाओं बच्चों को दर्शाने वाला चीज, जो चाहे वीडियो हो, चाहे डीप हो या इमेज हो, सब हो, उसको लेबलिंग की जाए। ये पहले हम लोगों ने देखा है। और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आयु सीमा निर्धारित की जाए, जिससे क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी किसी महिला या बच्चे की कोई इमेज या वीडियो या उसके संदर्भ में जो भी चीजें अगर इस प्रकार से यूज की जाती है, तो वो इंटरमीडियरी ही उसे पहचान कर ले और उसको हटा दे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो इस प्रकार के पूरे का पूरा लॉ में ही इनेबल्ड हो कि आपकी जिम्मेदारी होगी, मतलब जो इंटरमीडियरी है, मतलब जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ही चेक कर ले, उसके पास भी एआई टूल्स होना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे जो भी सामग्री हो उसकी पहचान कर ले पहले ही। उसके बाद क्या, इंडिया एआई मिशन, हमने सुना है कि इंडिया बड़ी तेजी से अपने एआई को मिशन को बढ़ा रहा है, उसको तेजी से लागू करना, जिससे कि संस्थाओं को, विभिन्न संस्थाओं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को एकाधिकार को खत्म किया जा सके,
और इसको जो है प्रसार किया जा सके, जिससे नए प्लेयर भी आए, स्टार्टअप्स बढ़े, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो, इंडिया एक हब के रूप में उभरे। साइबर अपराध रोकथाम व्यवस्था को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या एक बड़ा वर्ग जो है ना डर से, हिचक से जो है ना दूर बैठा रहेगा। हम्म। और इसमें जो महत्वपूर्ण पहल है सुरक्षिनी। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें ऑटोमेटेड हैश मिसिंग सिस्टम है। हैश मैचिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। मतलब हानिकारक कंटेंट जैसे भी हो, मतलब जो इस प्रकार के कंटेंट, बच्चे की यौन शोषण या दुर्व्यवहार से संबंध कंटेंट या बिना अनुमति वाली तस्वीरें की एक डिजिटल पहचान बनाई जाती है। जब कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे पहले ही पहचान कर रोक देता है। तो यही बात मैं कर रहा था। ठीक है, चलिए। हाँ, अब अन्य उपायों में भी हम लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से, क्या वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण। वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण भी आवश्यक है। और क्यों? क्योंकि इससे क्या सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सकेगा और जो संवेदनशील जनता है, हमें उसे जो है ना बचाया जा सकेगा। संवेदनशील जनता मतलब कौन? गरीब, अशिक्षित, ग्रामीण जनता, जिनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जिनके अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है साइबर फ्रॉड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी लेनदारियां देनदारियां हैं, मतलब जो उनके पैसे मंगाए जा रहे हैं फ्रॉड करके, वो इन्हीं अकाउंटों में। एक मजदूर, एक गरीब, एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए उसे पता नहीं उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि उस व्यक्ति, उसके गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और उसे पता भी नहीं। उसके बदले उसे कुछ रेंट स्वरूप कुछ पैसे दे दिए जा रहे, जो कि उसके लिए काफी है, कुछ हजार रुपए। तो ऐसे अकाउंट को, तो जब पुलिस जाती है इस मामले को खोजबीन करती है, तो ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं? म्यूल अकाउंट। और इसका अकाउंट होल्डर कौन होता है? वो गरीब व्यक्ति। वो गरीब व्यक्ति अकाउंट होल्डर होगा। और इससे क्या होगा कि जो जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है या संस्था, जो रैकेट है, उस तक जो है पुलिस पहुंच ही नहीं सकती है या संस्थाएं पहुंच ही नहीं सकती है। ट्रैक करना उन्हें मुश्किल होता है। तो ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं? म्यूल अकाउंट की पहचान। तो ये टर्मिनोलॉजी कभी पूछा जा सकता है। तो म्यूल अकाउंट की पहचान के लिए भी क्या एआई तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि डेटा ही तो है। कहां से कहां गया पैसा, तो इससे ट्रैक करते 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 कहीं ना कहीं ट्रेस मिल सकता है। तो ये चीजें। दूसरा, रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा उपाय। रक्षा क्षेत्र में भी एआई के काफी बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जा रहे हैं और डिफरेंट यूज है, क्योंकि वही डेटा का प्रयोग करके आप इस प्रकार के हथियार विकसित कर सकते हैं, जो कि ऑटोनोमी कितनी होगी, ऑटोनोमी के द्वारा ऑटोनोमस हथियार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए तो इसमें मुद्दा यह है कि एआई की स्वायत्तता कितनी होगी, इसके लिए स्पष्ट परिभाषा और सीमाएं तय की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि इसमें मानव का नियंत्रण हमेशा बना रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वेपन के रूप में भी यूज किया जा सकता है एआई आधारित टूल को, या एआई से चलने वाले किसी रोबोट को, जो कि युद्ध क्षेत्र में यूज किया जा सकता है एक हथियार के रूप में, या हथियार चलाने के लिए। तो उस पे ऑटोनोमी पूरी तरह से ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो टारगेट की पहचान भी करेगा, टारगेट को इंगेज भी करेगा, मतलब उसको आमना सामना भी करेगा, और टारगेट को खत्म भी कर देगा अपनी मर्जी से, क्योंकि उसमें उतना डेटा फीड किया जा चुका है और उसको उसके लिए तैयार किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंसानी जान की बात है। तो यहाँ पे क्या, यही मुद्दा है कि हम किस हद तक उसे ऑटोनोमी दे सकते हैं, स्वायत्तता दे सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग ये काम कर सकते हैं कि एक सीमा तक ही स्वायत्तता दे सकते हैं। यहां भी एआई हमारी मदद कर सकता है। तो युद्ध क्षेत्र में भी इसे यूज किया जा सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं, चलिए, एआई पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में ये भारत टॉर्टोइज ग्लोबल एआई इंडेक्स शीर्ष 5, ये गलत है फैक्चुअल, बाकी दोनों सही है। ठीक है, चलिए। एआई के संदर्भ में भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों सही हैं। ठीक है। सुरक्षिनी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ दिए जाते हैं। सुरक्षिनी पहल अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, ये किससे संबंधित है? ठीक है। इसका उद्देश्य केवल वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना, मतलब एआई से संबंधित जो धोखाधड़ी हो रहे हैं उसकी बात की जा रही है, तो केवल वित्तीय धोखाधड़ी नहीं। ठीक है, चलिए। अंत में एक आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मामला, नक्सलवाद। तो नक्सलवाद हमने सुना है कि नक्सलवाद उग्रवाद या अतिवाद का एक विशेष रूप,
जो कि भारत के एक विशेष क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ और एक सशस्त्र क्रांति के रूप में जो है ना पूरे देश में के विभिन्न जिलों मतलब 100 से अधिक जिले एक समय में ऐसा था 100-150 से अधिक जिले इससे प्रभावित थे और नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक जो विभिन्न राज्य जो है ना इससे प्रभावित थे इस हिंसा से। तो इसका कारण क्या मुख्य रूप से बताया जाता है? एक तो क्या एक वैचारिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था जिसका आधार क्या वामपंथी विचारधारा थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके स्वरूप बदलते गए और उसमें अन्य लोग भी जुड़ते गए, विभिन्न संस्थाएँ भी समय-समय पे उसपे जुड़ती गई और ये कहीं न कहीं जो है ना सरकार के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध काम करने लगा और सिस्टम को के पैरेलल समानांतर सरकार स्थापित करने का प्रयास था इनका। जिसमें क्या कि आम जो साधारण आदिवासी समूह हैं, ग्रामीण जन हैं, उनको मैनिपुलेट करके अपने साथ लेकर एक सेना खड़ी करने का प्रयास और उसके द्वारा हिंसा। और जिसमें विभिन्न प्रकार की लंबी श्रृंखला है विभिन्न प्रकार के इनके कामों की। तो ये देश में एक समय ऐसा आया 2006-7 का समय, देश में ये बड़ा गंभीर समस्या हुआ और सरकार के द्वारा इसे एग्रेसिवली जो है ना इसे हैंडल करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्शन लिए गए और जिसमें कुल जो जो इसका एक तरह से माओइस्ट जो मेन सेंटर जो माना जाता था छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सब में जो है ना एक डेडिकेटेड प्रोग्राम चलाया गया पुलिस और डिफरेंट एजेंसी मिलकर। जिससे इस पे सख्ती भी की जाए और सुरक्षा बलों को भी लाया गया, जमीन पे उतारा गया तो और विभिन्न प्रकार के जो है ना विकासात्मक परियोजनाओं को भी शुरू की गई। क्यों? कहीं न कहीं इसका एक ना एक कारण जो है सामाजिक आर्थिक थी। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, वो दूर-दराज का इलाका है, जंगल से काफ़ी घने जंगल हैं वहाँ पे, पठारी क्षेत्र है, जहाँ जाना दुर्गम है। तो जहाँ पे क्या विकास की धारा अभी तक पहुँच नहीं सकी और बहुत सारे समूह ऐसे हैं कि जो मुख्य धारा में इनको नहीं लाया जा सका और उनको विकास मतलब सामाजिक आर्थिक पैमाने पे उनका विकास संतोषजनक नहीं है। तो ये कारण था कि जिस कारण से वो अपने साथ ले जाने में सफल हो रहे थे। तो ये आंतरिक सुरक्षा की भी चुनौतियाँ हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं। तो सरकार दोनों तरफ से काम कर रही थी, बल का भी प्रयोग कर रही थी और विकासात्मक पहलू पे भी प्रयोग कर रही थी। करते-करते सरकार जो है ना इस लक्ष्य तक पहुँची है और अभी घोषणा किया गया है संसद के पटल से ही गृह मंत्री के द्वारा कि अब भारत नक्सल मुक्त है। तो हम लोग इसके संदर्भ में विभिन्न आयामों को देखते हैं। पहला वही है कि जो इतने अब वामपंथी उग्रवाद इसको इसके टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ किया जाता है? एलडब्ल्यूई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म यही। तो मैंने समझा दिया कि उग्रवाद का ही एक जो है विशिष्ट स्वरूप है और ये वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। इसके घर में क्या वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। मतलब क्या वामपंथी विचारधारा में एकदम एकदम शॉर्ट में मैं समझाऊँ क्योंकि लास्ट में इस आर्टिकल के है इसके बारे में कुछ चीज़ें बैकग्राउंड वाली चीज़ें। वामपंथी विचारधारा मतलब क्या? इसमें बोला जाता है ये कि सत्ता का हस्तांतरण जो होगा वो हिंसा के दम पे होगा। तो कुल मिलाकर इसी आधार पे जो है पूरी की पूरी विचारधारा ये काम करती है। मतलब चुनाव के द्वारा नहीं, सामाजिक कार्य के द्वारा नहीं बल्कि हिंसा के द्वारा, बंदूक के जोर पे। तो यही इसका मतलब ये है। तो इस टर्मिनोलॉजी को तो इसलिए आप देखोगे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इनको बोला जाता है एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट इनसे प्रभावित। अब क्या केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बोला गया कि पिछले 2 वर्षों में इसमें प्रमाण भी दिए गए कि पिछले 2 वर्षों में एक को छोड़कर माओवादियों के पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया गया। जो भी लीडरशिप थे महत्वपूर्ण लोग उसको खत्म कर दिया गया। केंद्र सरकार ने संवाद और केंद्र सरकार तीनों स्तर पे काम कर रही है। संवाद, सुरक्षा और समन्वय। हुँ? का इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चल रही है और क्या उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है? चलिए। अब क्या बहुआयामी दृष्टिकोण ने भारत की वामपंथी उग्रवाद से निपटने में कैसे मदद की? तो सबसे पहला हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट समाधान रणनीति। ये समाधान रणनीति क्या? व्यापक रणनीति यही है कि समाधान में क्या ये सुरक्षा अभियानों को पूरी रणनीति को समाहित करता है। इसमें अल्पकालिक से लेकर दीर्घकालिक नीतियां विभिन्न स्तरों पर तैयार की जाती है। विकास आधारित उपाय भी किए जाते हैं जैसे वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में क्या किया जाता है? विशेष केंद्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है जिससे उनको एड मिल सके और
विभिन्न प्रकार के सामाजिक और भौतिक अवसंरचना का निर्माण किया जा सके, जिससे कि उस जिला में विकास के मानकों पे उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब क्या है कि इससे कि सार्वजनिक अवसंरचना, मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता, कमियों को दूर किया जा सके। अब जैसे यहाँ पे 2 पहल है महत्वपूर्ण सरकारी योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये 2024 में ही प्रारंभ किया गया है झारखंड के एक जिले से। और क्या ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये तो पुराना है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसमें विभिन्न जिले हैं इसमें, जो कि उसमें क्या किया जाता है, मतलब दोनों में आप कुल मिलाकर आप देख लो, है क्या कि जो जनजातीय समूह है या जनजातीय ग्रामीण समाज है, वो जहाँ वास कर रही है, उन जिलों में जो है ना, जो बुनियादी सुविधाएं, जैसे क्या बुनियादी सुविधाएं और जो होना चाहिए, जैसे वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सब सारे पहलुओं पे ये काम किया जाता है, जिससे कि उस जिले को ऊपर उठाया जा सके, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको सशक्त बनाया जा सके। तो इस पे काम किया। नक्सलियों के समर्पण और पुनर्वास की नीति, जो छोड़कर आना चाहते हैं, मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी दरवाजे खोले गए। तो यही है, मतलब व्यापक प्रयास का जो बात की जा रही है वही है। उसके बाद क्या, मजबूत सुरक्षा संरचना एवं प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, मतलब क्या, अब सुरक्षा बलों के द्वारा भी, एजेंसीज के द्वारा भी जो माओइस्ट हैं, जो नक्सलवादी हैं, उनको ट्रैक करने के लिए, उनसे जुड़े हुए निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सब में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। सैटेलाइट इमेजिंग, एआई आधारित डेटा विश्लेषण, क्योंकि अब देखो जाए कि 90s में एक समय ऐसा था, 90s के 2000 के दशकों तक, कि नक्सली का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता था, कोई सीमेंटेड बिल्डिंग और दूसरा मोबाइल टावर। तो जिससे क्या, मोबाइल टावर, जंगल में जैसे आप इंटर किए, आपके पास कम्युनिकेशन के लिए सीमित व्यवस्थाएं होती थी। आज वो पॉसिबल है कि बिना इसके भी आज आदान प्रदान किया जा सकता है। ऊपर से इमेजिंग, ड्रोन की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आज अवेलेबल है। नक्सलियों के वित्तीय स्रोत पे ये सबसे बड़ा ये था उन पे कार्रवाई, कि उनकी जो फंडिंग है, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है, तो उसके लिए उस पर कंट्रोल किया जाए, जिससे उनको राहत मिले। तो इसमें क्या, धन शोधन निवारण अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है ना, इनके स्रोतों पे कार्रवाई की गई। चलिए, अब यही बैकग्राउंड हमने बताया है कि बंगाल के एक गांव से नक्सलवादी ही नाम था, इसलिए नक्सलवाद पड़ गया। ये वामपंथी उग्रवाद है, 1967 में हुआ पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन में। और इस आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह करना है और समानांतर सरकार स्थापित करना है, जिससे शासन चला सके, और उस सारी संरचनाओं के माध्यम से भारतीय राज्य, बेसिकली ये क्या, किसको अपना दुश्मन मानते हैं, भारतीय राज्य को ही। यही करना है ना, सत्ता का स्थानांतरण करना है ना, और इसी के खिलाफ क्या है, ये क्या कर रहे हैं, सशस्त्र क्रांति कर रहे हैं, यही है। और क्या, विशेष रूप से सुरक्षा बलों, सार्वजनिक अवसर, और तो इसलिए टारगेट कौन होगा, जो उस सिस्टम का जो हिस्सा होंगे, पुलिस वाले, सुरक्षा बल, जो सरकारी कर्मचारी। तो इसलिए सबसे बड़े दुश्मन इनके होते हैं और जिनका सबसे बड़े पैमाने पर हत्या की गई है, यही। और उसके साथ साथ जो जो इनकी मुखबिरी करते थे, या फिर आम जनता इस हिंसा में। तो हिंसा की भी एक लंबी श्रृंखला रही है, जिस कारण से ये गंभीर समस्या बन गई थी आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और क्या प्रभावित क्षेत्र क्या है, प्रभावित क्षेत्र एक समय बोला था रेड कॉरिडोर, मतलब क्या, नेपाल से लेकर यहाँ महाराष्ट्र तक, ये पूरा का पूरा कॉरिडोर, इसमें सारे जिले जो है ना, मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये इतनी लंबी लिस्ट थी। प्रसार का प्रमुख कारण क्या था, वही सामाजिक आर्थिक कारण, मुख्य धारा से लोग दूर, और क्या है, सामाजिक और जो भौतिक अवसंरचना है उसका विकास नहीं हुआ, जिस कारण से क्या, जो सामाजिक आर्थिक पहलू है उस पे वो पिछड़ गए, और जिस कारण से क्या, वो नक्सली जो थिंकर थे, मतलब जो विचारक थे, उनके भुलावे में, उनके जो इसमें मैनिपुलेट हो सकते हैं, होते गए। शासन संबंधी मुद्दे क्या है, कि जैसे वन अधिकार अधिनियम था, पेशा अधिनियम बनाया गया, जनजाति समुदाय के हितों को, के अधिकारों को, परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है ना सही तरीके से नहीं हो पाए, या संतोषजनक तरीके से नहीं हो पाए, जिस कारण से जो है ना वहां पे चुनौतियां बनी रहे। तो इसमें भी बदलाव, प्रभावी क्रियान्वयन किया गया, जिस कारण से ये लक्ष्य अभी सामने आया है कि उनके लिए ग्राउंड पे जो सपोर्ट बेस था वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ।
तो जो जनजातीय समाज कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट आ रहे थे, वो भी चीजें खत्म हुई समय के साथ। चलिए, समाधान रणनीति की रूपरेखा, जो हमने समाधान समाधान क्या है, ये अलग अलग वर्ड्स है, SAMADHAN, ऐसे स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, प्रेरणा और प्रशिक्षण, मोटिवेशन और ट्रेनिंग, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी, डैशबोर्ड आधारित प्रदर्शन संकेतक, केपीआई और केआरएस, प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजना और वित्तीय स्रोतों तक। ये मेंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिखा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, समाधान के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाधान स्ट्रेटजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसान प्रश्न पूछ दिया ये। 1 और 3 होगा। इसमें केवल अल्पकालिक सुरक्षा नहीं, लॉन्ग टर्म भी है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत में LWE से निपटने की रणनीति का हिस्सा है? तो तीनों, संवाद, सुरक्षा, समन्वय। हम्म चलिए, इसमें 2 ही प्रश्न थे। तो चलिए, अब हम लोग आगे की संक्षिप्त सुर्खियों पे देखते हैं, कौन सबसे पहला शॉर्ट न्यूज है। सबसे पहला शॉर्ट न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना है, ECMS, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो योजना है, तो इसमें हुआ यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा ECMS के तहत 7104 करोड़ के 29 निवेश प्रस्तावों को की मंजूरी दी गई है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये किसके अंतर्गत है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2025 में शुरू की गई है। रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रक और जहां रणनीतिक रूप से ये योगदान दे रहा है। क्यों? क्योंकि देश में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और घरेलू स्तर पर निर्माण करना देश के लिए आवश्यक है। इसके लिए 6 साल की अवधि है, 2026 से 32। ये सब पॉइंट याद रख लें। और 40,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। ये पॉइंट एक है। उद्देश्य क्या है कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना। ठीक है, और इसके तहत मूल्य श्रृंखला में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करके एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण प्रणाली, मतलब जिससे कि देश में जो है ना घरेलू विनिर्माण को बढ़ाया जा सके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। क्योंकि कोविड में आप ध्यान में कर रख लो, जब सप्लाई बाधित हुई थी तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हमारा नीचे चला गया था। जबकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कैसा उद्योग होता है? FMCG, जिसकी डिमांड घरेलू बाजार में भी सबसे अधिक है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि देश का जो घरेलू उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उसको मजबूती प्रदान किया जा सके। ठीक है, प्रोत्साहन के प्रकार क्या होते हैं? जैसे कि सब असेंबली, एकल घटकों और आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के विकास के लिए टर्नओवर से संबंध, पूंजीगत व्यय से संबंध और हाइब्रिड प्रोत्साहन प्रदान करना। लक्षित क्षेत्र कौन है? उच्च मूल्य वाले घटकों में ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए इसमें PCBs, कैमरा, डिस्प्ले मॉड्यूल, लिथियम आयन सेल। आप देख ले सकते हैं सारे प्रोडक्ट जो है आज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और देश के लिए भी। ये क्या है? अल्ट्रा ल्यूमिनस एक्सरे सोर्स, अति दीप्तिमान एक्सरे स्रोत। ठीक है, कुल मिलाकर क्या है कि ये अधिक चमक से संबंधित है। अगर इस टर्मिनोलॉजी को आपने सुना होगा, ल्यूमिनस। अभी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान में रख लें, कि वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया, एक दूरस्थ ULX से ऊर्जा के दुर्लभ और बार बार होने वाले विस्फोटों का विश्लेषण किया गया है। बेसिकली होता क्या, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है डिफरेंट जगहों पे, जिसमें ये हमारा जो सौर मंडल है वो तो काफी छोटा है अगर ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी स्थितियां जो है ना, काफी, जैसे जिस प्रोसेस से ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के अंदर सोलर मंडल बना, एक तारा निर्मित हो रहा है, एक तारा खत्म हो रहा है, सब परिघटनाएं चलती रहती हैं, असंख्य घटनाएं। तो इसको हम लोग क्या ट्रेस कैसे करते हैं? ट्रेस उससे आने वाली जो ऊर्जा है, और विभिन्न रूपों में ऊर्जा आती है, प्रकाश के रूप में। तो ये उसी विस्फोट की बात की जा रही है कि उसी का विश्लेषण किया गया है। ULX इसीलिए नाम है उसका। ठीक है, जो लोग ये से नहीं ध्यान में, अब इसे ध्यान में रख लिया है। क्या प्रणालियां कि जिनमें एक सघन पिंड होता है, जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा में होता है, और अपने साथी तारे से पदार्थ को खींचता है, और खींचने के बाद क्या होगा, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्रीशन। एक्रीशन मतलब क्या? ये पूरा का पूरा जो ऐसे इसमें पदार्थ थे जिससे, और वो खींच रहा है, यहाँ पे
और साथ ही तारे से भी ये सारी चीजें जो है ना पदार्थ को खींच रहा है, जिससे क्या होगा एक समय के बाद क्या इसमें चीजें जो है ना ऊर्जा निर्मुक्त होगी, इतनी सघनता आ जाएगी जिससे क्या हीट जनरेट होगा और उससे सूर्य में भी एक तरह से ऐसा ही है कि सघन कोर पे वहाँ पे जनरेट होता है, वहाँ पे जो है संलयन होती है और उसके बाद जो है ना ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही चीज़ है कुल मिला के, तो इसके माध्यम से भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होता है, एक्रीशन। कुछ मामलों में ये स्रोत एडिंगटन सीमा, एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, चूँकि साइंस है और अलग-अलग टर्मिनोलॉजी है तो बस आप इसका मतलब ध्यान में रखें। एडिंगटन सीमा बेसिकली क्या है? ये सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम चमक को मापता है। ये भी पूछा जा सकता है। यह सीमा भौतिकी के सिद्धांत, फिजिक्स के सिद्धांतों पे काम करती है। तो ये जो अभी चमक देखी गई है वो एडिंगटन सीमा से 100 गुना अधिक चमक है। तो आप ध्यान में रखेंगे एडिंगटन सीमा से भी बहुत अधिक है। दो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख लिया, यूएलएक्स और एडिंगटन लिमिट, ठीक है, और एक्रीशन भी। तो यूपीएससी ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित जो नए-नए टर्मिनोलॉजी चर्चा में आते हैं ना ऐसे करंट अफेयर में, तो उसको डायरेक्ट पूछ देती है कि इससे आप क्या समझते हो, या मैच करने के लिए क्या है ये। एक तरफ कुछ क्षुद्र ग्रहों के नाम दे दिए जाएंगे या उल्का पिंड का नाम दे दिया जाएगा जो चर्चा में रहते हैं, या ऐसा ही कुछ टर्मिनोलॉजी और उसका दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन, तो ऐसे भी, तो ये ध्यान में रखें। चलिए, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये खनन से संबंधित है। खनन से संबंधित जो पॉलिसी है देश की, उससे संबंधित है। इसमें अभी हुआ ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा 21 ब्लॉक को पेशकश किया गया, 11वें अन्वेषण लाइसेंसिंग चक्र की शुरुआत की गई। लाइसेंस लेने के लिए जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत कब की गई? 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, हेल्प, ये ध्यान में रख लेंगे, हाइड्रोकार्बन कार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, हेल्प बोलते हैं इसको, और उसी के अंदर ओएएलपी है, ठीक है। यह नीति हाइड्रोकार्बन अन्वेषण करने का इच्छुक निवेशक को राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से डेटा का अध्ययन करने के बाद स्वयं ब्लॉक चुनने की अनुमति देता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से किसी औपचारिक बोली चक्र की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन सेक्टर को बढ़ावा देना है अभी। हेल्प के तहत ओएलपी 11 की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें राजस्व साझाकरण मॉडल और कम रॉयल्टी दर पे शामिल है। इसमें तेल उपकर की अनुपस्थिति और सभी हाइड्रोकार्बन के लिए एकल लाइसेंस की सुविधा दी गई। कुल मिलाकर क्या, हाइड्रोकार्बन सेक्टर को बढ़ावा देना, जिससे कि निवेश को आकर्षित किया जा सके, अधिक से अधिक प्लेयर आए और अधिक से अधिक खनन करें, जो कि देश के लिए भी आवश्यक होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026, ठीक है, ये ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। किसके द्वारा निकाला गया है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ये मतलब एक इंडेक्स लिखा हुआ, भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2000, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी है देश में? वित्तीय वर्ष 2024-25 में से 2.95% की वृद्धि हुई, लगभग 9.3 लाख किलो टन तेल समतुल्य तक पहुंच गए। अक्षय ऊर्जा कितनी है? 47 लाख मेगावाट 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। शीर्ष 3 राज्य कौन है? राजस्थान, इसका महाराष्ट्र, गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा कहाँ सबसे ज्यादा? राज्यों का क्रम लगा दें आप, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे बड़े घटक कौन है? तो सौर ऊर्जा, ये तो ध्यान है, लगभग 71% शीर्ष पर। इसके बाद पवन ऊर्जा और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का स्थान आता है नवीकरणीय में, ठीक है। कोयला अभी भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना हुआ है ओवरऑल में, ठीक है। ओवरऑल में क्या है? जीवाश्मीय ईंधन, गैर जीवाश्मीय ईंधन, और ओवरऑल में क्या है? कोयला सबसे अधिक है, और नवीकरणीय में सोलर, पवन और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाएं दो होती है, एक लघु और एक बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। तो बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का योगदान अधिक है। अब क्या है? रेडिएटिव फोर्सिंग आधारित लेखांकन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी रेडिएटिव मतलब विकिरण से संबंधित होगा, तो ये ध्यान में रख लेंगे हम लोग कि एक अध्ययन में रेडिएटिव फोर्सिंग आधारित लेखांकन नामक एक नए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया गया। ये कार्बन ऑफसेट क्रेडिट में अलग अलग गैसों की तुलना करने के लिए एक नया तरीका प्रदान किया गया। तो बेसिकली क्या है? कार्बन उत्सर्जन पे जो लगाम लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जो व्यवस्था है हम लोगों ने बनाई कि कौन सा कॉम्प्लेक्स या कौन सा एंटिटी या कौन सा राष्ट्र कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, इसकी व्यवस्था है। तो इसके लिए क्या हम लोग करते हैं? आधार क्या है कि कौन कितना गैस उत्सर्जन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस इसकी है ना, इसका सीमा तय कर दें कि आप इस सीमा के नीचे करोगे, तो उसके लिए पहचान करें। तो यही उसे जांचने के लिए उसके प्रभावों को, उससे विकिरण को कितना प्रभावी कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस अल्टीमेटली क्या करता है कि
तापमान को ट्रैप करके रखता है, जिससे कि तापमान बढ़ जाती है वायुमंडल की। तो जो अधिक बढ़ाएगा ऑब्वियसली जो है ना क्या, वो इससे मात्रा बढ़ रही है। तो यही एक फ्रेमवर्क है रेडिएटिव फोर्सिंग। ये पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस विकीर्ण होने वाली ऊर्जा के बीच कुल अंतर है। मतलब ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अधिक अधिक ऊर्जा जो है ना वायुमंडल में फंस के रह जाएगी, जो पृथ्वी से वापस जा रही है। यही हुआ, इससे तापमान बढ़ेगा। और क्या, इस नए फ्रेमवर्क का एक बड़ा लाभ यह है कि मीथेन के प्रभाव को सटीक तरीके से मापता है और इसके कारण पुराने तरीकों की तुलना में 36% से 40% तक ज्यादा कार्बन क्रेडिट मिल सकते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट से भी जुड़ा हुआ है, जो कि और मापन में जो है ना आसानी करेगा। ठीक है, चलिए, भारतीय लेखा मानक इंड एएस, इंडिया अकाउंटिंग ऑडिटिंग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए ने बीमा क्षेत्र के लिए इंड आईएएस आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा पेश किया। तो बेसिकली कुछ नहीं है ये कि उद्देश्य भारतीय बीमा क्षेत्र को विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप बनाना है। ठीक, और ये है क्या, ये है भारत में स्थानीय लेखांकन प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करना है। तो यही व्यवस्था है ये, और इसका कार्यान्वयन कौन करेगा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय करेगी। प्राथमिक लक्ष्य भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण को क्या करना, वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराना, सुगम बनाना, पारदर्शिता और विश्वसनीयता। तो ये व्यापार के दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण है। बायोबिटुमेन, बायोबिटुमेन मतलब क्या, जलाने के लिए क्या, कोयले के रूप में, मतलब कोयले को कार्बन के रूप में बिटुमेन मतलब बिस्किट के रूप में बनाया जाता है ना, जिससे क्या, इसी तरह से अभी तो कार्बन में कोयले से बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर ये जैविक अपशिष्ट से इसको जला के और इसका बना लिया जाए और उसका प्रयोग फिर जो है जलावन के रूप में फैक्ट्री में या घरों में किया जाए, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या, यही बायोबिटुमेन, बायो मतलब जैविक घटकों के द्वारा बने हुए, जहां की पहले किससे आए थे, किसके आधार पे बन रहे थे बिटुमेन, वो कार्बन आधारित या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बन रहे थे। यही है, ये पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन के नवीकरणीय पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जिससे क्या इसमें उत्सर्जन कम होगा। ये तो अभी चर्चा में क्या है, क्यों है, ये सीएसआईआर जो है उसके स्वदेशी बायो बिटुमेन तकनीक हस्तांतरित की है, ताकि इसे उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। तो ये इससे लाभ मिलेगा, इसमें औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, बायो प्रोडक्ट के आधार पे बिटुमेन बनाया जा सकेगा। इस तकनीकी को विशेष रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे भारत में सड़क निर्माण में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, और बिटुमेन क्या, ये कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त अत्यधिक चिपचिपा, काला और जल रोधक हाइड्रोकार्बन पदार्थ है, यही बिटुमेन है। मतलब जो परंपरागत रूप वाला, यह भी बायो बिटुमेन की बात कर रहे हैं। महत्व क्या है, लागत और आयात पर निर्भरता में कमी, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगा और कृषि अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, उर्वरक क्षेत्र, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ना क्या है, आयातक बड़ा है, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र बड़ा है, आयातक बड़ा है, और यूरिया और फास्फेट दोनों का जो है ना हम लोग बड़े आयातक हैं। तो स्थिति यही है कि बड़े आयातकों में से हैं, यूरिया की मांग का लगभग 13 से 20% हिस्सा बाहर से लाते हैं और डायमोनियम फॉस्फेट की का 60%। ठीक, और ये कहाँ से आता है, खाड़ी क्षेत्र से, और खाड़ी में चल रहा है युद्ध। तो क्या हुआ, यूरिया के 20 से 30% और डीएपी का 30% आयात इसी क्षेत्र से किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र भारत को लगभग 50% एलएनजी भी आयात करता है। तो ये कुल मिलाकर क्या, यूरिया के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण फीड स्टॉक है। तो कुल मिलाकर क्या कि तेल क्षेत्र के साथ साथ ये हमारा जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसे भी ये जो ग्लोबल जो संकट अभी उत्पन्न हुआ है युद्ध का ईरान से संबंधित, वो प्रभावित करेगा। तो इसके लिए देश ने क्या किया है, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि आयात स्रोतों का विविधीकरण कर दो, अलग अलग देशों से, एक ही स्रोत पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। तो हम लोग कनाडा, मोरक्को, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, मिस्र, देखो अब विभिन्न महाद्वीपों में है ये सब देश। तो इस पे हम लोग इसको विविधीकरण कर रहे हैं, और भारत वैश्विक स्तर पर उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। यूरिया, डीएपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट सहित उर्वरकों का कुल घरेलू उत्पादन 2025 में बढ़कर 524.62 लाख टन हो गया। चलिए, भवसागर क्या है, ये बेसिकली क्या है भवसागर, ये केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भवसागर रेफरल सेंटर बनाया गया, आधिकारिक तौर पर गहरे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय रिपोजिटरी का दर्जा गया और मान्यता जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। बेसिकली कोची में अवस्थित है ये सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, CMLRE,
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करती है। उद्देश्य क्या है? भारत के गहरे समुद्र की जैविक विरासत को संरक्षण, अध्ययन और दस्तावेजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। और बेसिकली क्या, ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करेगा। सुरक्षित संरक्षण, मुख्य दायित्व क्या है? जैविक नमूनों और डीएनए अनुक्रमों को। उसके बाद टाइप स्पेसिमेन का संरक्षण, जितने भी टाइप हैं जल क्षेत्र में खोजी गई जो गहरे समुद्र की नई प्रजातियां हैं। क्षमता निर्माण, गहरे समुद्र की प्रजातियों के वर्गीय में विशेषता का विकास, ताकि संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक, ये भी याद रख लेंगे, के अनुरूप प्रगति हो सके। गहरे समुद्र की जीव जंतुओं की स्थिति, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार 2021 तक भारत में गहरे 4371, तो ये फैक्ट है, लेकिन आप एक ध्यान में रखेंगे भारत काफी विविधतापूर्ण है इस स्थिति में, और भारत की ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, सागरीय संसाधन के दृष्टिकोण से स्थिति काफी संभावनाएं हैं देश में। तो इसलिए इस प्रकार की जो रिसर्च है और जो इंस्टीट्यूशन है, इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, चलिए एक व्यक्तित्व का को देखेंगे हम लोग आज के सुर्खियों में। रहे व्यक्तित्व श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। और अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मा के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में जानते हैं, महान क्रांतिकारी नेता और बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं को प्रेरित करने वाले। इनका इंडिया हाउस जो है ना, एक तरह से हॉस्टल हुआ करता था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लंदन में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महान क्रांतिकारी पत्रकार और परोपकारी व्यक्ति थे। इनका जन्म मांडवी गुजरात में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य युवा भारतीयों को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। लंदन वही इंडिया हाउस क्या था, मतलब हॉस्टल था ये क्रांतिकारियों का, जो जाकर रह सकता है और क्रांतिकारी गतिविधियों को ये प्रेरित करने के लिए था। प्रमुख केंद्र हो गया था क्रांतिकारी गतिविधियों का। बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष के रूप में ये थे। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर जैसे प्रमुख क्रांतिकारी को भी प्रभावित किया था। साहित्यिक कृति द इंडियन सोशलिस्ट, और यह पत्रिका राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देती थी। मूल्य क्या? साहस, निस्वार्थ सेवा। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे राष्ट्रीय आंदोलन में, विशेष करके क्रांतिकारी आंदोलन में देश के। तो इस प्रकार से हम लोग आज के न्यूज टुडे को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए बार बार। जितना रिवाइज करेंगे उतने समय तक याद रहेंगी चीजें, और क्वेश्चन को भी साथ में सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।